तो कूलम्स लॉ का एक और वीडियो लेक्चर में मैं आपका वेलकम करता हूं। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब जो हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं उसमें वेक्टर्स का नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको अगर उन लोगों के लिए जो अभी चैनल में नए आए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देखा है, वो अगर देखेंगे कि कूलम्स लॉ को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो पहले लेक्चर में अभी तक वेक्टर या इसके पहले के जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के जितने वीडियोस हैं उनमें वेक्टर का इतना इस्तेमाल नहीं आया था। मगर आप पहले से अगर क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे, तो मैंने बार बार बोला है कि आपको वेक्टर आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वेक्टर्स क्यों हैं, क्यों हम वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं या कहीं पे भी वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सीधी सी बात है, अगर वन वर्ड में कहूँ कि वेक्टर की ज़रूरत अगर आपको पड़ रही है तो इसका सीधे से मतलब है डायरेक्शन। हमें डायरेक्शन सही से पता लग जाता है कि कोई भी पार्टिकल स्पेस में किस पोजीशन में है, ये वेक्टर फॉर्म या वेक्टर को पढ़ के पता लग जाता है। तो असल में जब अगर मैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़ा रहा हूँ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था ये तो हमने पढ़ लिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था ये तो हमने पढ़ लिया, मगर उसका डायरेक्शन भी अगर हमको पता लगाना है तो हमें ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को ज़रूर पढ़ लें। तो जब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ को पढ़ रहे हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखिए कि जब आपको वेक्टर दिया होगा तो जिनको नॉलेज है उनको तो ठीक है, जिनको नहीं नॉलेज है उनको मैं कोशिश करूँगा कि है ना उनको समझ में आ जाए। लेकिन हो सके तो आप प्लेलिस्ट जो दी हुई है और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आई बटन पे भी जो दिया हुआ है लिंक दी हुई है, उन वीडियोस को जाकर के क्लिक करके आप वेक्टर को ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो ये दोनों चार्जेस की पोजीशन दी हुई होती है ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर इनकी कोई पोजीशन दी हुई है तो फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस चार्ज Q1 की डिस्टेंस है R1 और चार्ज Q2 की डिस्टेंस है R2। ठीक है, चार्ज Q2 की डिस्टेंस है R2। ये पोजीशन वेक्टर हैं जो Q1 और Q2 की पोजीशन हमें बता रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन से हम डिस्टेंस इसकी लेते हैं तो ये दो वेक्टर इनकी पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आ जा रहे हैं कि ये दोनों चार्जेस, हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, ये था K Q1 Q2 अपॉन R²। हमने पिछले लेक्चर में R Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस लिया था, R लिया था डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, बिटवीन चार्जेस हमने लिया था R। ठीक है, अब अगर मैं आपसे आगे बात करूं कि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये दोनों चार्ज नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब दोनों चार्ज का टाइप सेम है ना, और डिफरेंट भी हो सकता है। के को हम यहाँ फॉर्मूला एक और लास्ट में देखा था 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो यहाँ हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया, ये फोर्स ने न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमें दे देगा, ये फॉर्मूला तो मिल गया हमें, मगर हमें डायरेक्शन नहीं पता चली कि फोर्स लग किस तरफ रहा है। इसलिए हमें ये दोनों केसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। पहले केस में हमारा चार्ज जो Q1 है या Q2 है, टू लाइक चार्जेस अगर दोनों पॉजिटिव हैं, Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव हैं तो भी ये केस काम करेगा, और Q1 Q2 अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी ये केस काम करेगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और फॉलो करते रहिएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे ऊपर मैंने बताया था, ये है R1 और ये है R2। ठीक है, ये है R1 और ये है R2। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ तो ये डिस्टेंस जो R थी, ये डिस्टेंस जो R है,
Q1 सेम चार्ज है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो Q1 Q2 पे फोर्स कहाँ लगाएगा, Q1 Q2 पे फोर्स कहाँ लगाएगा, तो Q1 Q2 पे फोर्स इसी लाइन पे लगाएगा और वो रिपेल करेगा, तो रिपेल किस डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा। अब फोर्स ड्यू टू 1/2, फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे, किसके कारण लग रहा है, 1 पे, तो F21 दूंगा और चूंकि डायरेक्शन भी है तो ऊपर एरो लगा दूंगा। तो F21 अगर आप बोलेंगे कि F21 क्या है, तो F21 है हमारा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, ठीक है। और ये मेरा डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, ये मेरा डायरेक्शन बता रहा है। तो आप देखिए कि अब इसको हम लिखेंगे कैसे। हमने अभी तक लिखा था इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिल्कुल भी है ना स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। के Q1 Q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है ये है R, Q1 Q2, ये येलो कलर से लिखा हुआ है, ये R है, ठीक है ना। अब R स्क्वायर, ये जो R है ये मैग्नीट्यूड है, मगर ये R कहाँ से निकालेंगे, अगर देखिए हम, क्योंकि 2 पे लग रहा है 1 के कारण, हम इस डिस्टेंस R को, ये तो मैग्नीट्यूड है, हम इसको लिख ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए R21, क्या लिख ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, R21, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक तो ये मैग्नीट्यूड है, अभी तक तो ये मैग्नीट्यूड है, इसका डायरेक्शन निकालना है। तो जब भी मेरे को किसी मैग्नीट्यूड को, किसी स्केलर को वेक्टर में चेंज करना है तो मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप वेक्टर की प्लेलिस्ट जा करके देखेंगे तो वेक्टर, स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, R21 ये डायरेक्शन है, आपकी डायरेक्शन क्या है फोर्स की, इस डायरेक्शन में है। आप देखेंगे कि R2 मेरा ये R1 है और R1 से ये मेरा वेक्टर जब इस तरफ जाएगा तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि अगर पहला वेक्टर, एक वेक्टर का हेड, जैसे R1 का जो हेड है वो R21 के टेल पे है, तो R2 जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि मैं इसको R21 क्यों लिया है मैंने, ये रिजल्टेंट R2 कैसे होगा, ये पहला वेक्टर है R1, तो R1 का हेड, एक का हेड दूसरे के टेल पे है, और क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की इसी साइड में है तो इसका डायरेक्शन 2 की तरफ है, तो एक का हेड दूसरे के टेल के अंदर है, तो R2 मेरा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। तो मेरा, अगर मैं इसको बोलूँ इसको वेक्टर में चेंज करना है तो सबसे पहले तो अगर मुझे यहाँ वेक्टर लगाना है तो मैं यहाँ पे इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो यूनिट वेक्टर क्योंकि इस डायरेक्शन में होना चाहिए तो ये हो गया R21, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो R21 का भी डायरेक्शन इसी साइड में होना चाहिए। अब आप इस R को नीचे लिख सकते हो R स्क्वायर, यहाँ 21 लिख सकते हो, ठीक है। आपको ये भी मैं बता दूं कि अगर कोई वेक्टर R21 है तो इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो वैसे भी, तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 21। आपको इसको वेक्टर में चेंज करना है F21 को, तो यूनिट वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा ये यूनिट वेक्टर क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर R21 क्या है ना, ठीक है। R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, है ना, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। अब R21 वेक्टर
को अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से मेरा R2 1 वेक्टर निकल आएगा R2 माइनस R1। दोस्तों ये वाला जो मैंने इक्वेशन लिखा है ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से लिखा है, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको अगर आप ये समझ लोगे तो आसानी से लिख लोगे। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि एक वेक्टर का हेड अगर दूसरे के टेल से ज्वाइन है तो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक को आप ज्वाइन कर दोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो R2 R1 प्लस R2 1 था और हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में था, 2 के डायरेक्शन में था, तो मैंने ये वेक्टर का डायरेक्शन R2 1 लिख दिया। तो R2 किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2 1 के। तो वेक्टर का डायरेक्शन निकल के आया। और चूंकि अगर मेरे को एक स्केलर को वेक्टर में चेंज करना होता है तो मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरा? यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो आप देखिए आपको ये फोर्स पता चल गया, दोनों जब आपके पॉजिटिव थे, बोथ चार्जेस Q1 Q2 मैं यहाँ पॉजिटिव लेकर के चल रहा हूँ, अगर ये नेगेटिव है तो भी ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए अगर मैं बोलूँ कि मेरे को उसकी डायरेक्शन निकालनी है, किसकी डायरेक्शन निकालनी है? मुझे यहाँ पे F12, अब 1 पे 2 पे कितना फोर्स लग रहा था 1 के कारण, वो तो मैंने निकाल लिया, उसकी डायरेक्शन मैंने इसमें निकाल ली। ये जो मेरा एक्सप्रेशन है मुझे इसने मैग्नीट्यूड भी दे दिया और डायरेक्शन भी दे दिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये जो एक्सप्रेशन था फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 तो आपको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप ये एक्सप्रेशन तो लिख लो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आपको ये तो लिखना है। अब आपको ये पता चल दिया कि मुझे इसको अगर वेक्टर बनाना है तो मुझे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ज़रा अपने डायग्राम को फिर से देख लेते हैं, और आप कहते हो तो डायग्राम को फिर से रिक्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ दोनों डायग्राम को। ठीक है, अब मेरे चार्जेस हैं ये Q1 और Q2। ठीक है, ये है Q1 और Q2, इसकी पोजीशन यहाँ से भी R1 थी और इसकी पोजीशन यहाँ से भी R2 थी। अब देखिए Q2 जो Q1 पे फोर्स डालेगा वो किस डायरेक्शन में डालेगा? Q2 भी पॉजिटिव है, Q1 भी पॉजिटिव है, तो Q2 Q1 को रिपल करेगा। किस लाइन पे रिपल करेगा? ये स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो ये इसको यहाँ पे धकेलेगा। तो फोर्स जो 1 पे लग रहा है 2 के कारण उसे हम F12 कहेंगे। तो F12 क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी सिर्फ फोर्स लिखेंगे क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q1। ठीक है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि समझाने का मेरा मकसद है इसलिए मुझे इसने लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू K Q1 Q2। अब देखिए आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, तो आपका जो वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन है वो क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया? R12 का डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब देखिए R12 इस डायरेक्शन में है, अब पहला वेक्टर इस डायरेक्शन में गया, इसका हेड R12 के टेल पे है, R2 का जो हेड है वो R12 के टेल पे है। ठीक है, तो ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया। मैंने बताया था रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। तो R1 मेरा रिजल्टेंट हो गया। तो यहाँ R1 किसके बराबर होगा? R12 के प्लस R2 के। तो यहाँ R12 क्या हो गया आपका? R1 माइनस R2।
अब देखिए जो यूनिट वेक्टर है, मुझे अगर इसको एक सिंपल वेक्टर को, एक सिंपल फोर्स को यूनिट वेक्टर बनाना है, तो एक सिंपल फोर्स को वेक्टर फोर्स बनाना है तो मुझे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा। अब वो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, जो r12 की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर r12 होगा और ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आप देख रहे हो जो फोर्स F12 था वो इस डायरेक्शन पे है और जो फोर्स F21 था वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हो गए दो चार्जेस आपके Q1 और Q2, और ये डिस्टेंस तो R सेम थी, पर आपको समझ में आया कि कब मैंने R21 लिया और कब R12 लिया। तो फोर्स आपको जब निकालना हो तो आप, मैं एक शॉर्टकट बताए दे रहा हूं कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज हो तो F21 और F12 में सिर्फ आपको क्या है, 21 की जगह आपको हर जगह 12 रखना पड़ा। आप ध्यान से देखिए, ये आपका शॉर्टकट है, पूरा आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन एक बार समझने की ज़रूरत थी। तो 2 और 1 की जगह हर जगह 1 और 2 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं, मगर जो फोर्स है वो एक दूसरे के 180 डिग्री है, तो फोर्स जो 1-2 पे है वो माइनस ऑफ F21 के बराबर है। और एक और चीज, जो वेक्टर R12 है वो नेगेटिव ऑफ R21 के बराबर है। ठीक है, तो फोर्स 1-2 पे वो नेगेटिव ऑफ F2 और R12 पे वो नेगेटिव ऑफ R2 के बराबर पे है। ठीक है दोस्तों, अब मैं अनलाइक चार्जेस के लिए भी फोर्स को लिख देता हूं। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस के लिए भी जब मैं फोर्स को देखता हूं तो एक मान लीजिए Q1 आपका पॉजिटिव है और Q2 आपका नेगेटिव है। तो अगर आपका Q1 पॉजिटिव है और Q2 नेगेटिव है तो क्या अंतर आ सकता है, आप इतना देख लीजिए। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है ना। सेम चीज़ है, हर चीज़ R1 है और यहाँ पे R2 है। अब आप समझ लीजिए ये आपका डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम है, मगर Q1 क्योंकि पॉजिटिव है और आपका Q2 नेगेटिव है और Q2 आपका नेगेटिव है, तो जहां जब सेम चार्ज था तो F21 इस डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, F21, तो टू अपोजिट चार्ज के लिए जब मैं देखता हूं कि मेरे को एक्सप्रेशन लिखना है तो एक बस अलग चीज़ हो जाती है कि जहाँ पे ये दो पॉजिटिव चार्ज है और एक दूसरे को रिपल्शन हो रहा है, वहाँ पे ये जो दो चार्जेस हैं अपोजिट पोलैरिटी के, वहाँ क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर मैं देखूं कि Q2 पे आप सेम काउंटर पाथ देख लिए, फोर्स जब 2-1 पे लग रहा था, 2 पे जो लग रहा है 1 के कारण, 2 पे जो फोर्स लग रहा है 1 के कारण, वो जब सेम चार्ज थे तो रिपेल हो रहा था, इस साइड लग रहा था। अब वही चार्ज फोर्स इस साइड जो लग रहा था, अब वो फोर्स इस साइड लग रहा है, 1 के साइड लग रहा है। जो 2 के लॉन्ग लग रहा था वो 1 के साइड लग रहा है। तो ये क्या हो गया कि Q1 Q2 अपॉन R²। तो आप देखिए यहाँ पे अब ये जो मेरा वेक्टर है वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है, 1 के डायरेक्शन में हो जा रहा है। तो जो R21 ये था, R21 का डायरेक्शन मेरा इस साइड था, ये R21 था मेरा, है ना। अब मुझे जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो जहां R21 कैप था वहां माइनस ऑफ R21 कैप हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो R21 है ये तो असल में क्या हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये तो R12 के डायरेक्शन में लग रहा है। आप R21 इस केस में ये जो R21 था यहाँ पे ये जस्ट अपोजिट माइनस ऑफ R21 है, तो माइनस ऑफ R21 और R12 की डायरेक्शन सेम है। तो आप
यहाँ पे जो फोर्स R21 था वहाँ पे ये जो इसकी डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, R12 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो आप क्योंकि इनका जो मैग्नीट्यूड है, R21 का जो मैग्नीट्यूड है और R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, R के बराबर। तो अगर आप यहाँ पे R की जगह आप -R21 भी लिख सकते हो या R12 भी लिख सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो -R21 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स की मेरी यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आया, -R21 आप R21 की जगह -R21 लिखेंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या हो गया, KQ1 Q2 -R21 कैप अपॉन R²21, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव का अगर आप स्क्वायर करेंगे, ये नीचे का जो वैल्यू है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए मैंने ये वैल्यू रखी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ -R21 की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, इसका -R21 की जगह आप R12 भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ दूसरा केस भी है ना, आपके सामने रख लेता हूँ। आप देखिए 1 पे जो फोर्स लग रहा था 2 के कारण, तो क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जो ये फोर्स था रिपेल कर रहा था, ये R12 इस साइड था, अब ये R12 इस साइड है। तो अगर यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन लिखने बैठूँ तो फोर्स एन F12 क्या हो जाएगा, KQ1 Q2, यहाँ पे R12 की जगह मैं -R12 लिख दूंगा और -R12 का होल स्क्वायर F2। अब -R12 आपको क्या देगा, R21 ही देगा, एक ही बात है। आप देखिए यहाँ R12 R1 -R2 हो रहा था, और यहाँ ये जो वेक्टर है ये किसके बराबर हो रहा था, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है ये R21 जो इस साइड जा रहा है, R12 इस साइड है जो कि R21 के जस्ट 180 डिग्री अपोजिट में है। तो मैंने R12 को -R21 भी लिख सकता हूँ जो कि R21 के बराबर है। तो आप देखिए मैंने यहाँ फोर्स F12 Q2 1 का कैप अपॉन, इसको लिख सकता हूँ R21 का स्क्वायर भी। तो ये है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये दोनों एक्सप्रेशन सही है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 के। तो आप सारे रिजल्ट को कंपेयर कीजिए और फिर मैं एक और शॉर्टकट वीडियो बना करके, इनका शॉर्ट बना करके उनको कंपेयर करके आपके सामने रख दूंगा। यहाँ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पूरी तरीके से ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्लीज़ इसे बार बार ध्यान से सीखेंगे तो आपको देखेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप प्लीज़ वेक्टर की प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए, वेक्टर के वीडियोस को आप देखेंगे, आपको वेक्टर के वीडियो बेसिक टूल फॉर फिजिक्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।